राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास क्रिकेट चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर उस विषय पर बात करेंगे जिस पर हम इस विषय पर कई बार बात कर चुके हैं। हम एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर बात करने जा रहे हैं। जब इस भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बना तो तब भी हमने इस पर बात की थी, जब यात्रा शुरू हुई तब भी इस पर बात हुई और आज भी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा आज 30 दिन का सफर पूरा कर चुकी है। आज से ठीक एक महीने पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कुल जमा 120 लोगों ने 3,575 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की शुरुआत की थी। इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया। इसके संदर्भ में बताया गया कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में भी यात्रा नहीं है, पर पिछले एक माह का सफर बताता है। यह शुद्ध रूप से कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा है, राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। पिछले 30 दिन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य में कितनी सफल रही, ये जानने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर यह यात्रा शुरुआत से रही। इसके संदर्भ में लगातार बताया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश तोड़ने की कोशिश की, वो आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ साथ सवाल इस बात पर भी उठाया गया कि जब कांग्रेस टूट रही है उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ऐसा इस यात्रा के दौरान लगातार होता भी गया। गोवा से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस दौरान कांग्रेस का साथ छोड़ दूसरी नाव में सवार होते हुए हमारे द्वारा देखे गए। इन सबके बीच में राहुल गांधी के मुद्दे कम और राहुल गांधी के द्वारा बोले गए मुद्दे कम, बल्कि राहुल गांधी के पहनने, उठने, बैठने, मिलने पर ज्यादा विवाद हुए। उनकी टी शर्ट पर सवाल हुए, एक पादरी से मिलने को लेकर सवाल हुए। तो कुल मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा के संदर्भ में वाकई देश को कोई फायदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा हो रहा है, राहुल गांधी को कोई फायदा हो रहा है। इतनी मशक्कत के बाद आखिर हासिल क्या हो रहा है। इस यात्रा के दौरान ही कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी विधिवत चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करने जा रही है। राहुल गांधी समेत कोई गांधी परिवार का सदस्य इस चुनाव का हिस्सा नहीं बना, यह भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो कुल मिलाकर इस पर बात करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस गंभीर विषय पर वाकई विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भरतरी के नीति शतक से लिया हुआ है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि के नापी शूरे पादाक्रंता महितम कृते भास्कर संस्कृत जैसा, जैसा अकेला सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, वैसे ही अकेला शूरवीर सारी पृथ्वी को पराक्रांत कर सकता है, यानी अपने पैरों तले दबाकर अपने वश में कर लेता है। इतनी महत्वपूर्ण बात हजारों साल पहले भर्तृहरि जी के द्वारा कही गई। क्या राहुल गांधी की कोशिशों को इस दायरे में देखा जा सकता है? कांग्रेस जब अपने जन्म काल से लेकर आज तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में उम्मीद का केंद्र बनकर उभरे राहुल गांधी क्या इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के खोए हुए गौरव को प्राप्त कराने में सफल हो सकेंगे? ये सवाल जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे पास चार खास मेहमान है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजय विष्णु जी खास तौर पर मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के विचारवान चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इसके बीच में एक वरिष्ठ राजनीतिक और विचारक बादल सरोज जी खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। और इन सबके बीच में अपनी खरी खरी कहने के लिए ख्यात, कुछ के लिए कुख्यात, ये हमारे लिए बेहद आदरणीय श्रवण गर्ग जी साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं और सुरेंद्र जी से इसलिए करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीद के आशा बिंदु राहुल गांधी 30 दिन का सफर पूरा कर चुके हैं। तकरीबन 600 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं 700 किलोमीटर की हो चुकी है। 5 महीने की ये यात्रा अब संभवतः 6 महीने में पूरी होगी। लेकिन इस 30 दिन में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और देश ने क्या पाया, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो सुनील जी, आप ही बताएं क्या हासिल हो पाया अब तक के सफर में? हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप जैसे मुख्य मीडिया आज की डेट में यात्रा को अपना केंद्र बिंदु बना करके लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं और जनता को ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके पॉजिटिव साइड, इसके जो विरोध पक्ष के लोग हैं वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, सारी की सारी बातें आप एक समग्र रूप से कह रहे हैं। ये अपने आप में पहली सफलता है यात्रा की। मैं आपसे बताऊं कि एक बड़ा पुराना सा शेर था, कहते हैं ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो हम तो डेरे मंजिल पे डालने के लिए निकले हैं। इस यात्रा की शुरुआत, ये बात अपने आप में बिल्कुल सच है कि ये यात्रा तिरंगे के नीचे है। ये बात अपने आप में सच है कि राहुल गांधी जी इस यात्रा में हैं। इस यात्रा का नेतृत्व जनता के हाथ में है। ये भी बात अपने आप में सच है कि कांग्रेस के झंडे डंडे लेकर के लोग आ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग आ रहे हैं। हम तो आज आपसे कहते हैं, आपके जरिए कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना झंडा अपना डंडा लेकर के आए। हम इस यात्रा में उनका भी स्वागत करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रतिपक्षी दल से दिक्कत नहीं, किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं भारत जुड़े। जो आर्थिक विषमता हो रही है, यहां पर एक तरफ कुछ चंद पूंजीपति दुनिया के सबसे धनाढ्य आदमी बन रहे हैं और पूरा का पूरा देश आज की डेट में गरीब होता जा रहा है। आज की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कह रही है कि 5,60,00,000 लोग भारत में पिछले साल में अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे आ गए, अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन ये कोई खबर नहीं है। जिस बात को राहुल गांधी जी लेकर के यात्रा शुरू किए, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स अब जो है मीडिया में भी सरफेस थोड़ी थोड़ी कर रही हैं। तो हम आर्थिक विषमता को लेकर के, सांप्रदायिक में जो दूरियां भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 8 साल में बढ़ी हैं, उनको लेकर के, सीमाओं का जो असुरक्षा है उसको लेकर के, महंगाई का जो विरोध है उसको लेकर के, यानी आम जन के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इस यात्रा को लेकर के चली। इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, राहुल गांधी जी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस पार्टी इसको तन से, मन से, धन से और उपलब्ध संसाधनों से सपोर्ट कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये कांग्रेस की यात्रा आपको दिख रही है, मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन यात्रा तिरंगे के नीचे है, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे नहीं है। ये भी अपने आप में सच है। अब आप इस चीज को देखिए कि हम यात्रा करें, पब्लिक से मिलें, पब्लिक कनेक्ट करें, पब्लिक से बात करें। जब राहुल गांधी जी सड़क पे निकलते हैं तो मैं तो जनता जनार्दन का अभिवादन करता हूं। जिस तरीके से केरल में, कर्नाटका में अभूतपूर्व लोग अभूतपूर्व तरीके से अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं और अपने घरों से निकल करके आकर के राहुल गांधी जी के साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, जवान हो, खिलाड़ी हो या अन्य, आज गौरी लंकेश के पूरे परिवार के लोग हों, फिल्म हो, सारे के सारे मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उस समय से, मुझे अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी टी शर्ट देख रहे हैं। अमूमन मैं आपके यहां कुर्ते में आता हूं, आज मैं जानबूझ करके टी शर्ट में आया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के विश्नोई साहब हैं, हमारे सम्मानित हैं, वो हमारी भी टी शर्ट का दाम बता दें, ये अच्छा लगेगा हमको। तो जब ये बच्चे बूढ़े राहुल जी के साथ मिलते हैं, महिलाएं राहुल जी के साथ मिलती है तो तंज कसे जाते हैं। राहुल जी सर्वधर्म के लोगों के साथ मिलते हैं तो तंज कसे जा रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि आप इतने नेगेटिव हो क्यों रहे हैं। अगर राहुल जी अपनी माताजी के जूते बांध रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। भाई मोदी जी भी क्या नाम अपनी माताजी को खाना खिला रहे थे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, तो हम तो सम्मान का भाव रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यात्रा के मुख्य उद्देश्यों पर बात करें, हमारी आलोचना करें हमारे कर्म के आधार पर। हमारी आलोचना हमारी टी शर्ट के आधार पर क्यों करते हैं आप? हमारी आलोचना, हम अपनी माँ के फीते बांध रहे हैं तो क्यों करते हैं आप आलोचना? हम अगर किसी बच्ची से माफी के साथ बीच में रोकूंगा आपको, थोड़ा अपने विषय पर रहते हैं एक बार। 1 महीने का समय पूरा हो गया, भारत जोड़ो के नाम पर यात्रा निकली है, तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। क्या कोई एक मुद्दा भी राहुल गांधी इस 30 दिन के अंदर ऐसा जनता के बीच में उठा पाए जो चर्चा का विषय बन पाए? नरेंद्र मोदी सही बोलते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक उस विषय पर विस्तार से बात होती है। 30 दिन हो गए, आप 3 बिंदु बता दीजिए कि देखिए राहुल गांधी ने यह विषय उठाया, वो देखिए कितना चर्चा का विषय है। आप भी बात काय की कर रहे हैं? टी शर्ट की कीमत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं? वो पादरी से मुलाकात के संदर्भ में आपको भी बात करनी पड़ेगी। बात किस संदर्भ में कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी के जूते के लेस बांधे, इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा सुरेश जी, बड़ी महत्वाकांक्षी यात्रा में आप निकले। आपने कांग्रेस के
बैनर तले ही रहे हैं, तिरंगे के नीचे है। कांग्रेस के झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। कांग्रेस के झंडे पे यात्रा होने के संदर्भ में ऐतराज क्या था? मैं केवल बिंदु पे आना चाहता हूँ सुरेश जी, आप जैसा विचारवान प्रवक्ता हमारे साथ है, थोड़ा बताइए तो सही। जिस उद्देश्य पर चले थे 1 महीने में, उस उद्देश्य की सफलता की दृष्टि से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम कहां पहुंचे? थोड़ा इसके विषय में तो पता चले। पता चला यात्रा पूरी हो गई, राहुल गांधी गंभीर राजनेता के तौर पर स्थापित हो गए, केवल इतनी सफलता लेना चाहते हैं? या कांग्रेस कुछ मजबूत हो गई, देश कुछ मजबूत हो गया, देश के मुद्दे कुछ प्रासंगिक हो गए? इस पर भी तो कोई दृष्टि दीजिए ना सुरेश जी, या इंतजार करें 30 दिन बाद फिर आए? आपको आपने जो गंभीर निहितार्थ कहे मैं वो भी बता देता हूँ। पहली बार हुआ है पिछले 8 साल में कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता मजबूर हुआ है कहने के लिए कि देश जो है, देश के चंद उद्योगपतियों के पास पूंजी जा रही है और देश गरीब होता जा रहा है। वो नितिन गडकरी जी ने कहा, और नितिन गडकरी जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि कम से कम चर्चा का ये विषय आया कि भारत में गरीबी बढ़ रही है और चंद उद्योगपतियों की जेब में पैसा जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप दशहरे की रैली पर आदरणीय मोहन भागवत जी के वाच को सुने तो अगर वो आज की डेट में विवश हुए हैं भारत में सांप्रदायिक सद्भाव करने के लिए, वो विवश हुए हैं दिल्ली में मस्जिद जाने के लिए, वो विवश हुए हैं क्या नाम भारतीय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना कार्यक्रम में महिला श्रीमती यादव को, संतोष यादव जी को खड़ा करने के लिए, तो ये क्या नाम कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। अगर यहां पर दत्तोपंत ठेगड़ी कह रहे हो, वो अपना होसबोले साहब, अगर महंगाई की बात करने के लिए और बेरोजगारी की, हाँ होसबोले साहब जी, अगर वो महंगाई की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं, बेरोजगारी की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये यात्रा की सफलता के ही संकेत हैं। हम आपसे फिर से बताएं, ये यात्रा हमने इसीलिए जन जागरण के तौर पर की है। यहां पर जनता में मुद्दे जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको आज बताता हूं, मेरी आंख में आंसू आ गए जब एक चेन्नई के सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर ने, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो उसने कहा कि साहब मेरी जॉब मैंने सिर्फ इसलिए छुट्टी मुझसे चूंकि मैं पर्टिकुलर इस डिस्पैरिटी की बात करता था, और आज मैं खुश हूं कि मैं यात्रा में शामिल हूं और मैं आगे भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना काम करूंगा। इस वक्त जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां वहां ये मुद्दे सरफेस पे तैर रहे हैं, वहां वहां ये मुद्दे, चूंकि मेरी मजबूरी है, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे कहना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम के मीडिया ने पूरी तरीके से भारत के असलियत के मुद्दों को दिखाना बंद करके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, श्री नरेंद्र मोदी को महामानव के रूप में दिखाना, इन सब चीजों को शुरू कर दिया था। तो हमारी मजबूरी है कि हमें जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर के जाना था, देश के मुद्दों पर बात करनी थी। तो देश के मुद्दे आज चर्चा का विषय में है, चाहे वो संघ में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो या जनता में हो। ये अपने आप में यात्रा का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है जो सफल होता जा रहा है। और जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां लगातार भीड़, बढ़ती हुई भीड़ इस चीज का द्योतक है कि कहीं ना कहीं यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है। विभिन्न प्रकार के एनजीओ हैं, विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के एक्टिविस्ट हैं, विभिन्न प्रकार के स्कूल्स हैं, जहां पर यात्री लोग जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जो उन्हें समर्थन मिल रहा है निश्चित तौर पर वो यात्रा को उद्देश्यपूर्ण भी बना रहा है और कहीं ना कहीं सफल भी बना रहा है। जो अभिभूत है, उनका कहना है कि यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इरादतन भले ही इस यात्रा के संदर्भ में या भारत के वास्तविक मुद्दों के संदर्भ में बात ना करे, पर जिन इलाकों से ये यात्रा गुजर रही है वहां पर जनता के साथ कनेक्ट करने में हम सफल हो रहे हैं। अजय विष्णु जी मेरे साथ में है। मुख्य राजनीतिक दल जो इस समय देश का है, उसकी भी बड़ी दिलचस्पी रही इस यात्रा के संदर्भ में। जैसे राहुल गांधी को भाजपा कभी गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थी, इस यात्रा मात्र से इतनी गंभीरता से लेने को तैयार हुई कि राहुल गांधी बैठ कैसे रहे, राहुल गांधी पहन क्या रहे, राहुल गांधी मिल किससे रहे, इस पर भी प्रतिक्रिया देने में भाजपा चूकी नहीं। सुनील राजपूत बता रहे हैं हमें कि देखिए 1 महीने के अंदर ही कमाल, संघ प्रमुख मस्जिद जाने के लिए विवश हो गए, संघ महिला को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने के लिए विवश हो गया। अजय विष्णु जी से पूछते हैं, राहुल गांधी की इस यात्रा के संदर्भ में उनका क्या नजरिया है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में गलती कर गए, आप बहुत हल्के में लेते थे? राहुल गांधी तो जांबाज योद्धा निकले। आप लोगों को तो उम्मीद भी नहीं थी कि राहुल गांधी एक दिन भी पूरा चलेंगे,
राहुल गांधी तो 700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। चरैवेती चरैवेती। अजय विश्व जी कितना बेचैन कर रहा है राहुल गांधी का ये चरैवेती चरैवेती का सफर। हमारे मित्र इस बात को अभी अभी स्वीकार कर चुके हैं। जी राहुल गांधी जी ने ये पदयात्रा इसलिए प्रारंभ करी कि मीडिया सिर्फ मोदी मोदी को दिखा रहा था, राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं रहा था। तो इस बहाने कम से कम राहुल गांधी को भी थोड़ा बहुत फुटेज मिलने लगा, उन पर बहस और चर्चा होने लग गई। वो इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि संघ और भाजपा आज की तारीख में उनके निर्देश पे कार्य योजना बना रही है और या उनसे प्रेरणा लेकर वो हम मुसलमानों के तरफ संबंध के हाथ बढ़ा रहे हैं। जी जी विश्व साहब। हिमांशु जी, मैं जी सुरेंद्र आप अपनी बात आगे शुरू करें। नहीं, मैं सुन नहीं पाया था। आप सवाल बता दें, अगर क्या नाम है बिश्नोई साहब का बात पूरी हो गई हो तो मैं जवाब देने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं बात सुन नहीं अजय पाया। विश्व जी की बात ही हमें पूरी करवानी है। अजय विश्व जी से हमारा संपर्क कट गया था। जी विश्व साहब, आप राहुल गांधी के संदर्भ में बता रहे थे ये गलतफहमी है सूर्य राजपूत जी को कि हम मुसलमानों की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बात पूरी करेंगे। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं आदरणीय हिमांशु जी, कि ये बिश्नोई साहब अगर 8 साल से लगातार समाज में सामाजिक समरसता कर रहे होते, समाज में सामाजिक विभेद न करते, तो ना तो फालू खान का केस होता, ना ही जोधपुर में कन्हैया कुमार मारा जाता, ना ही पूरे देश में इस तरीके की सांप्रदायिकता होती कि जिसकी मैं आपको एक नहीं 1000 विभक्त घटनाओं की फेहरिस्त बना सकता हूं, और न ही कहीं पे पत्थर चल रहे होते और न ही बुलडोजर चल रहे होते। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, जब से श्री राहुल गांधी की यात्रा हुई है तब से संघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने 2 स्टेप पीछे करने की बात आया है। उससे पहले अगर आप देखें, नूपुर शर्मा के केस को ले लीजिए आप, किस तरीके से क्या नाम नबी साहब के लिए उन्होंने बातें कही और किस तरीके से अरब देशों से प्रोटेस्ट आया। सीएनआरसी के प्रोटेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश आया। मैं एक बात पर नहीं जाता, मैं तो 1000 बात कह देता हूं। मैं तो कहता हूं कि सामाजिक समरसता पे ये देर से आए दुरुस्त आए तो जिम्मेवारी से आए, भले ही हमारी दबाव में आए। पर आए हैं, देर से आए दुरुस्त आए तो अभी भी सूर्य राजपूत जी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन मैं अजय विश्व जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस बात की सराहना नहीं करना चाहेंगे कि राहुल गांधी एक संजीदा राजनीतिज्ञ के तौर पर मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? क्या इस बात के लिए अजय विश्व जी जैसा शख्स जो हमेशा खरी बात कहने के लिए क्या है, सराहना नहीं करेगा कि यह राजनेता जनता से जुड़ने के लिए, जनता के मुद्दे पर बात करने के लिए सड़क पर इतनी मशक्कत कर रहा है? क्या इसकी कोई इज्जत नहीं होगी? क्या इसकी कोई कदर नहीं होगी? क्या अजय विश्व जैसे राजनीतिज्ञ भी इसे केवल पार्टीगत आधार पर ही देखेंगे या इससे इतर भी कोई उम्मीद कर सकते हैं इस देश में? मशक्कत की तारीफ तो करना पड़ेगी। एक 50 साल का नौजवान यदि पैदल चल रहा है तो अच्छी बात है, चल सकता है, कोई भी व्यक्ति चल सकता है। हमने पटवा जी को 60 साल की उम्र के बाद पूरा मध्य प्रदेश को नापते हुए देखा था, पर जब पटवा जी पैदल चलने को निकले थे तब पटवा जी थे। पटवा जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, पटवा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। पर आज जब राहुल जी निकले हैं तो राहुल जी किस हैसियत से निकले हैं? क्या वो आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं या प्रदेश और प्रदेश के कोई बहुत बड़े उसमें रूप रहे हैं? आज की तारीख में वो कांग्रेस से दूर भगते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस में इतना घटनाक्रम चल रहा है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव गरम आलू हो गया है, कोई हाथ में उसको रखने तैयार नहीं है। उससे वो दूर हटके सिर्फ पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल चलें, पैदल सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मीडिया का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। बहुत अच्छी बात है, वो पैदल चलने की मशक्कत कर रहे हैं, वो उस मशक्कत की तारीफ करता हूं। पर ये बात आपने अभी जो थोड़ी देर पहले कही थी कि 1 महीने के बाद हम फिर से बैठ के इस बात पर विचार कर रहे हैं कि 1 महीने में क्या उपलब्धि हुई है। मैं समझता हूं हम अपना और देश का समय खराब कर रहे हैं। 6 महीने के बाद देखेंगे ना
कि ये कितना परिवर्तन ला पाए, कितने लोगों को जोड़ पाए, कितने लोग इनके साथ जुड़ पाए। पहले पहले तो इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की यात्रा है ही नहीं, ये राहुल गांधी की यात्रा है ही नहीं, ये कांग्रेस के झंडे के नीचे यात्रा नहीं है, ये देश के झंडे के नीचे है और देश के लोग जुड़ेंगे, शिक्षाविद जुड़ेंगे, बुद्धिजीवी जुड़ेंगे। कौन सा शिक्षाविद जुड़ गया, कौन सा बुद्धिजीवी जुड़ गया? कोई एक फिल्म का कलाकार आ गया तो क्या हम उसको बड़ी भारी उपलब्धि? अजय विश्नोई जी के कई खरे सवाल जो लगातार इन बिंदुओं को उठा रहे हैं, पर अजय विश्नोई जी ने टिप्पणी इस बात पर की है कि क्यों देश का और अपना समय खराब कर रहे हैं। 1 महीने बाद इस बात पर बात करने के लिए कि इस यात्रा से क्या हासिल हुआ। बादल सरोज जी मेरे साथ हैं कार्यक्रम में, लेकिन अजय विश्नोई या सुरेंद्र राजपूत में से किसके साथ है ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। बादल सरोज जी आप ही बताएं, 1 महीने बाद इस पर बात करना वाकई नाजायज है, क्यों बात कर रहे हैं? यात्रा के संदर्भ में राहुल गांधी का प्रयास कोई बात करने लायक है? आप भी इसी विचार के साथ हैं या आपको लगता है कि कोई तो है जो देश के मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई तो है जो जनता के बीच जा रहा है, कोई तो है जो जनता के विषयों पर खुलकर बोल रहा है? क्या कहते हैं बादल जी? मैं तो हिमांशु जी आपके साथ जी, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जरा ये म्यूट कर लूं इसको। जी, हाँ, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पूर्व मंत्री भाजपा जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे कि हम लोग खामोखा समय खराब कर रहे हैं। राहुल जी अगर पैदल चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग और अगर पैदल चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए अखिल भारतीय अध्यक्ष या फलाना या ठिकाना होना कोई जरूरी नहीं है, हर नागरिक को ये अधिकार है। मुझे लगता है कि और भी गम है जमाने में इस यात्रा के सिवा, वर्तनी और भी है एक ही मात्रा के सिवा। जैसे होसबोले जी का बयान, मुझे लगता है वो गंभीर बयान है, चर्चा होनी चाहिए। जैसे विजयदशमी पे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन के चीफ का बयान, वो एक गंभीर बयान है, हमें उन्हें गंभीरता के साथ में लेना चाहिए। जैसे रुपया पाताल लोक की तरफ जा रहा है, हमें लगता है हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जैसे अभी प्रेसिडेंट महोदया ने नमक आंदोलन शुरू कर दिया है, हमें वो गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पशु से टकराकर रेलगाड़ी घायल हो गई है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर अपन इस पे भी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2 चीजें हैं जिन पर हमें देखना चाहिए। एक तो देखिए, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है राहुल जी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि पप्पू पास हो गया, और पप्पू पास होने की संभावना, या अगर उनकी भाषा में कहूं तो आशंका की वजह से पूरी पार्टी इस कदर विचलित है कि वो उस यात्रा को अपने माध्यम से और भी ज्यादा लोकप्रियता प्रदान कर रही है। मुझे लगता है कि राजपूत साहब जैसे प्रवक्ता आने लगे तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम आर्टिकुलेट तरीके से लोग बातें करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त पूरे देश में विमर्श होना चाहिए, वो मुद्दे केवल यात्रा तक, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि केवल उस यात्रा में खिंचाए जाने वाले फोटोओं तक या की जाने वाली घटनाओं तक ही सीमित रह गई है। मुझे लगता है इस सवाल पर बहस होनी चाहिए कि क्या वाकई में भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। और इस बात की तायीद की है सरसंघ संचालक ने, जिन्होंने ये कहा है कि हाँ, इस वक्त देश में सांप्रदायिक आधार पर जो विभाजन पैदा करने की आशंका है उनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से पप्पू के पास होने की एक सर्टिफिकेट ये भी है, और उन्होंने एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है जो भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त बेचैनी से जाहिर है। कायदे से सबसे ज्यादा बेचैन हमें होना चाहिए। जुम्मा एक केरल हमारे पास बचा है, और उस केरल में भाई साहब 18 दिन तक घूमे हैं। गुजरात में 3 दिन रहेंगे, उत्तर प्रदेश में 5 दिन रहेंगे, और केरल में हमारे और उनकी यूनाइटेड फ्रंट के बीच में केवल 1.5 या 2% का फर्क पड़ता है। तो उनकी यात्रा से कायदे से हमें बेचैन होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम उन पॉलिसी अल्टरनेटिव पे इमोशनल इश्यूज से पार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बेचैन होने की क्या आवश्यकता है? वो इतनी बड़ी पार्टी है, पैदल चला के भी पहुंच जाएंगे। अभी कर्नाटक में आ गए, कर्नाटक के बाद कहीं और जाएंगे, इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें फोकस करना चाहिए
कि किस तरीके से गवर्नेंस दी जा सकती है, किस तरीके से डॉलर की कीमत को गिरने से रोका जा सकता है, किस तरीके से उन चिंताओं को जो आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले साहब जी ने व्यक्त किए हैं उनसे पार पाया जा सकता है। इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ आदरणीय अश्विनी जी से कि हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, जनता खुद अपने आप फैसला कर देगी, जनता पर छोड़ दीजिए। 1 महीना पूरा हुआ है, 5 महीने पूरे होने दीजिए, जनता खारिज कर देगी, पारित कर देगी, पारित कर देगी। यही मुझे कहना था। तो बादल जी भी कह रहे हैं अभी क्यों बात करो, जनता कर देगी, पर जनता करेगी कैसे? भाई जनता के बीच में मुद्दे तो जाने चाहिए। यात्रा के अंदर हो क्या रहा है, यात्रा में बोला क्या जा रहा है, यात्रा में लोग जुड़ कैसे रहे हैं। कांग्रेस को इससे कुछ खात्मा नहीं मिल रहा है तो उसकी जड़ों में मठा डल रहा है। इधर चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं, भाजपा बता रही है कांग्रेस टूटती जा रही है, गोवा में चले गए, इधर हिमाचल में चुनाव होने हैं। छोटे मोटे नेता तो छोड़िए, कार्यकारी अध्यक्ष भी भाजपा की संस्था लेने के लिए जो लाइन में लग गए हैं। आज एक कार्यकारी अध्यक्ष, कल दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष। इन चिंताओं को लेकर मुखरता से बोलने के लिए मेरे पास श्रवण गर्ग जी है। श्रवण जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि देश जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी जब यात्रा पूरी करेंगे तब तक में कांग्रेस बचेगी कि नहीं बचेगी, ये चिंता उससे पैदा हो गई है। भाजपा जिस तरीके से कांग्रेसियों के लिए कालीन बिछाए हुए है, उसके मद्देनजर अगर अजय विश्नोई आज हमसे ये कह रहे हैं कि आप समय क्यों खराब कर रहे हैं, पहले यात्रा पूरी तो होने दीजिए। कहीं इस उम्मीद के साथ तो नहीं है कि यात्रा पूरी होने पर पता चला 120 लोग ही रह गए, बाकी कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए हिमांशु जी, मैं वो थोड़ा सा ये मानता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर है और आपके जरिए देश की जनता को ये बताया जाना चाहिए कि ये यात्रा असल में क्या है और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। मैं आपने जो सवाल उठाए हैं, कांग्रेस टूट रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा बहुत साफ नजरिया है। आपने शुरुआत की थी कि देश को क्या फायदा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश को क्या नुकसान हो रहा है इस यात्रा से। राहुल गांधी क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए क्या लोगों को मजबूरी में भीड़ जुटाई जा रही है? तीनों के तीनों राज्य जो हैं गैर कांग्रेसी राज्य हैं जहां से राहुल गांधी गुजरे हैं। यात्रा के पूरे मार्ग में केवल एक जो राज्य है कांग्रेस का, छत्तीसगढ़, और जो कांग्रेस का एक राज्य जिसकी दुर्दशा हो रही है वो राजस्थान है। आप देख रहे हैं कि 3 राज्यों में जनता सड़कों पर राहुल गांधी को देख रही है। राहुल गांधी कुछ नहीं है फिर भी देख रही है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस में पदाधिकारी नहीं है, देश के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब हम अपेक्षा करेंगे कि वो देश की यात्रा पर इसी तरह से निकलें और हम जानना चाहेंगे कि उनकी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए, कितने लोगों ने देखी उनकी यात्रा। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, वो रथ पर नहीं चल रहे हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस को मजबूत होगी कि नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को क्या करना चाहिए। केवल एक ही जवाब हो सकता है कि उसको जनता के बीच में जाना चाहिए। जी। राहुल गांधी अभी तक कैम्ब्रिज के लोगों के साथ बात कर रहे थे, नोबेल लॉरिएट्स के साथ बात कर रहे थे, ट्विटर के जरिए बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या जनता के बीच राहुल गांधी के जाने से कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? देखिए, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद भी आप यही सवाल खड़े करेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से क्या हासिल हुआ।
देश को जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप फिजिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको तोल कर नहीं बता सकते कि 1 किलो देश जुड़ गया या 1 मीटर जुड़ गया, या पर देश का टूटना दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या है? राहुल गांधी की उपलब्धियां छोड़ दीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जो मुद्दे गडकरी जी ने उठाए, जो मुद्दे दत्तात्रेय हजबोल ने उठाए, जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत को लेकर उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर क्या हमको परेशानी होनी चाहिए कि राहुल गांधी अगर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग अपनी तकलीफें उनसे बांट रहे हैं? लोग, राहुल गांधी ने यह कहा है कि मैं लोगों को सुनने के लिए जा रहा हूं। जी 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी देखिए इतनी सावधानी बरत रहे हैं कि उनका बारिश का जो वीडियो है, अगर आप हिमांशु जी ध्यान से देखें तो बरसते पानी में भी राहुल गांधी एक कागज सामने रखकर बोल रहे हैं। वो, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके एक एक कदम पर हजारों लाखों कैमरे लगाकर ढूंढना चाहते हैं कि मैं कहां गलत कदम रखता हूं, कहां गलती करता हूं। तो तकलीफ यह है कि उन्होंने इतने दिनों के बीच में कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जो जो लोगों की तकलीफ है ना हिमांशु जी, जी वो ये है कि राहुल गांधी का जो हाथ है वो देश की नब्ज पर पहुंच रहा है और नरेंद्र मोदी का हाथ देश की नब्ज पर से हट रहा है। तो ये जो दिक्कत है यात्रा को लेकर, ये बहुत बड़ी यात्रा के परिणाम निकलेंगे, आज नहीं निकलेंगे। अगर ये यात्रा देश के लोगों की यात्रा बन जाएगी, देश के विपक्षी दलों की यात्रा बन जाएगी और एक नए भारत की ऊर्जा इसमें से प्रकट होगी और इस बड़ी सरकार को महत्वपूर्ण अगर लोग, टिप्पणी कर दी है श्रवण जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है कि राहुल गांधी का हाथ देश की जनता की नब्ज पर पहुंच रहा है। पर साथ साथ श्रवण जी टिप्पणी ये कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जनता की नब्ज से हट रहा है। जाना मुझे सुरेंद्र राजपूत जी के पास था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद मैं सीधे अजय विष्णु जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि देश के प्रखर पत्रकार श्रवण गर्ग जी इस आकलन के साथ है, अजय विष्णु जी को यह आकलन स्वीकार है या इस पर उनकी कोई आपत्ति है? नहीं, मेरे को ये उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, परंतु उनकी इस टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूँ कि राहुल जो है इनका गांधी जी का हाथ कहीं किसी की नब्ज पर पहुंच गया है। ये नब्ज की बात तो बहुत दूर तक है। ये लोगों को अपना बारे में जो कहना चाहते हैं वो कहने के लिए मुद्दे ही कोई नया नहीं दे पा रहे हैं। ये तमाम वो मुद्दे उछाल रहे हैं जनता के बीच में जाके, जिन मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में जनता नकार चुकी है, विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में जिन चीजों को नकार चुकी है। राहुल गांधी वही बात तो कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी उसमें पैदा कर दी हैगी। जो जनता की नब्ज की बातचीत कर रहे हैं या जनता के कान में कोई नया अमृत घोल के जा रहे हो या जनता को उद्वेलित करके जा रहे हो या जनता आक्रोशित होकर उनके साथ में चलने लग गई हो। जो एक सामान्य रूप से इतनी बड़ी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, उसका जब नेता चल रहा है तो उसकी एक तैयारियां चलती है। मैंने भी आडवाणी जी की यात्रा की तैयारियों में आगे पीछे दौड़ लगाई है, उनकी यात्रा के दिनों का प्रभारी भी रहा हूं। मेरे को मालूम है किस प्रकार की व्यवस्थाएं पार्टी करती है। उस समय हम लोग भी सरकार में नहीं थे, विरोधी दल में थे, जैसे आज ये विरोध में है। हम लोग एक व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था के तहत लोग आते हैं, जुटते हैं, हम लोगों की व्यवस्था के अधीन चलते हैं और वो यात्रा के एक स्वरूप को स्वरूप प्रदान करते हैं। पर जहां तक आम जनता के जोड़ और जुड़ाव की बातचीत है, एक आडवाणी जी यात्रा लेके चले थे तो एक और रामलला के मंदिर की बात को लेके चले थे।
तो वो जनता की नब्ज की बातचीत थी और जनता उससे निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ी और आगे बढ़ी। पर राहुल गांधी कोई ऐसा मुद्दा लेके साथ में चल रहे हो जिसको जनता स्वीकार करती हो और उसके कारण जनता उसके साथ उनमें जुड़ने लग गई हो, ऐसा मेरे को कोई भाव नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं जनता की नब्ज के कहीं आसपास भी नहीं है। अजय विश्नोई जी खारिज कर रहे हैं, जनता की नब्ज के आसपास भी नहीं है। लेकिन मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय विश्नोई जी जो बात कर रहे हैं, क्या उसे सिरे से खारिज कर दिया जाए ये मानते हुए कि विपक्ष का नेता यही बोलेगा? या आपसे जानने की कोशिश करें कि नई बात ऐसी आई क्या जो लोगों को लगा कि अरे राहुल गांधी ने ये कमाल की बात कह दी। एक दूसरा जानना ये चाहते हैं कि कांग्रेस जिन इलाकों से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां पर प्रभाव छोड़ रहे हैं, आपका ये दावा है। तो कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका एक ना एक कार्यकर्ता इस देश के हर गांव में मौजूद है। अपने नेता के इस पसीने बहाने का प्रभाव उस गांव गांव तक पहुंचे, इसके लिए क्या कांग्रेस कुछ कर रही है? जिस उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की टूटी बोलती थी, उस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 2-4 दिन से ज्यादा समय देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। क्या कहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? क्या कांग्रेस संगठन अपने नेता के इस परिश्रम, इस पराक्रम के प्रतिपूर्ति के लिए अपने स्तर पर कुछ कर रही है? अगर कर रही है तो क्या कर रही है? 3-4 चीज़ें बड़ी साफ साफ हैं हिमांशु भाई। पहली चीज़ तो बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर और सारगर्भित टिप्पणी श्रवण जी ने की, मैं उनका साधुवाद करता हूं, और जो हमारे दूसरे बादल साहब थे उनका भी साधुवाद करता हूं। ठीक है, उनकी टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन अभी जो अजय विश्नोई साहब कह रहे हैं, मैं इनसे 2-3 सवाल खुद ही, जैसे पिछली बार में पहली बात में इन्होंने राहुल गांधी जी को पूछा ये राहुल गांधी जी हैं कौन, और दूसरी अपने आप ने जब अब पूछा तो कहने राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता इसलिए यात्रा हो रही है। तो ये अपने आप में जो कंट्राडिक्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति का पता देता है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी परेशान है इस यात्रा से। मैं तो फिर से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि आप नया क्यों ढूंढना चाहते हैं? भाई आपके पास असलियत के मुद्दे नहीं है क्या? आप ये नहीं मानते हैं कि महंगाई है? आप ये नहीं मानते हैं कि बेरोजगारी है? आप ये नहीं मानते हैं कि देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, चीन भारतीय सीमाओं में गांव बसा रहा है? आप ये नहीं मानते हैं कि 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी 2014 से पहले डीजल पर, आज 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी आपने करके 28 लाख करोड़ की लूट की है? आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी एजेंसीज कह रही है कि 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्यंत गरीब हो गए हैं? आप क्या ये नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, बार बार कहते हैं मुफ्त में दे रहे हैं, देश की इज्जत और आन और मान गरीब का वो कहीं ना कहीं वो करते हैं, हिट करते हैं। तो ये क्या मुद्दे उचित नहीं है? या आप ये मान रहे हैं कि दत्तात्रेय होसबोले झूठ बोल रहे हैं? आप ये मानते हैं कि नितिन गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? या संघ प्रमुख मोहन जी भागवत जी सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? आप क्या ये नहीं मानते हैं ये मुद्दे नहीं है? या ये मुद्दे आप चाहते हैं कि कोई चटपटा सा मसालेदार मुद्दा हो, नया सा मुद्दा हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर भले ही कुछ ना हो लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं? मैं आपको उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं कि मैंने इकलौता प्रधानमंत्री देखा है पूरे देश में 75 सालों में जो एक ट्रेन के 2 बार उद्घाटन करता है, वंदे भारत का। एक ट्रेन 2 बार उद्घाटन, ये सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं अजय विश्नोई जी से कहना चाहता हूं कि इधर उधर की बात मत करिए विश्नोई साहब, जनता के नेता हैं। जनता ने अगर आपको चुनाव जिता दिया है तो उसका अभिमान मत करिए और उस जनता का अपमान मत करिए। उस जनता के लिए काम कीजिए। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो मानिए और अगर घटा सकते हैं तो घटाइए, वरना कम से कम जनता का मजाक मत बनाइए। आपने देश के 2 उद्योगपतियों को पूरी दुनिया की फोर्ब्स की लिस्ट में पहले 10 नंबरों पे ला दिया। एक उद्योगपति तो दूसरे नंबर पर है, और दूसरी तरफ आपने भारत को रवांडा से भी पीछे कर दिया भुखमरी के कारागार पर। आपके शासनकाल में 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। आपके शासनकाल में 80 करोड़ लोग जो है फ्री का राशन लेने को मजबूर हैं।
आप ये बता दीजिए ना हमें कि एक तरफ देश का बहुसंख्यक वर्ग गरीब हो रहा, बहुसंख्यक वर्ग को धार्मिक आधार पे मत तोलिएगा, अमीर गरीब के आधार पे तोलिए, क्योंकि आपकी आदत नहीं है अमीर गरीब की बात करने की, आपकी तो आदत हिंदू मुसलमान की बात करने की है। तो ये जो बहुसंख्यक वर्ग है, ये 80 करोड़ जब गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, 5 किलो अनाज पर अपने आप को डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बैठती है कि इसको आप ऊपर उठाएं? 5 करोड़ 60 लाख जो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, कि आपकी जिम्मेवारी नहीं कि इनको रोकें? लेकिन आप लोग वंदे भारत ट्रेन का 2-2 बार उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। आप लोग अपने शरीर के पसीना नहीं, आप लोग अपने मुंह को चमका करके टेलीविजन के उस पर अपने आप को दिखाने में व्यस्त हैं। आप अभी हिमांशु जी को धमकी दे रहे हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आपने हिमांशु जी को धमकी दी। ये चैनल जो 30 दिन की बहस करा रहा है, इसको कहा कि क्या फिजूल की बातों पर बहस कराइए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने दाढ़ी कहां काटी, इसकी भी बहस करावें? नरेंद्र मोदी जी ने नारियल का जूस पिया, पानी नहीं पिया, इसकी बहस करावें? या अमित शाह जी की तमाम इंटर के बाद 12वीं पास कराई लोगों की, इसकी बहस करावें? किस चीज की बहस करावें, आप जरा बता दीजिए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले के बयानों पर भी बहस हो, क्यों नहीं होगी भाई? आप एक चीज बताइए ना। ये तो तमाम बात हो गई, थोड़े मेरे सवाल पर भी बोल लें आप। जो राहुल गांधी की सभा में बोला जाना चाहिए वो तो आपने यहाँ पर काफी बोल दिया। मुझे लगता है आपकी बात सुनने के बाद हो सकता है राहुल गांधी की सभा में आपको पहले बुलवाने के लिए बुलाया जाए कि भाई इन मुद्दों को जरा आपके माध्यम से रखवाया जाए। पर अभी मेरा मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर राहुल गांधी के इस पसीने का प्रतिफल लेने के लिए कुछ कर रही है। अगर कर रही है तो उसके विषय में बताएं, क्योंकि लोगों की ये जानने में दिलचस्पी है यात्रा के बाद क्या आपको इस चमत्कार की उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी और देश महसूस करेगा कि बस अब कांग्रेस के लिए ही हमें रहना है, कांग्रेस के लिए जीना है? ऐसे किसी चमत्कार की प्रत्याशा में है क्या आप? अजय विश्नोई पर आप टिप्पणी कर रहे हैं कि आप चेहरे को चमका कर टीवी पे आ रहे हैं, पसीना बहाया है, पराक्रम किया है, तब 2 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 303 सीटों पर है। ये मेहनत से पहुंचे हैं। उस मेहनत के संदर्भ में आपसे सवाल है, कुछ बताइए ना। आई विश इन्होंने मेहनत की, इन्होंने पसीना नहीं बहाया है हिमांशु जी, इन्होंने खून बहाया है, और ये इतिहास बताएगा। इस चीज को मैं पहले बताता हूं, ये छोटी सी टिप्पणी है, ये बात अलग बात है। अब आप आ जाइए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मैं उस पर बता देता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ तमाम प्रदेश, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, इन सारे प्रदेशों ने अपनी प्रदेश यात्रा की घोषणा कर दी है और हम प्रदेश में इंटरनल यात्राएं करने की शुरुआत कर रहे हैं। असम सबसे पहले शुरू करेगा, उड़ीसा 2 नंबर पे करेगा, उत्तर प्रदेश 3 नंबर पे करेगा, और ये सारे के सारे प्रदेश जो हैं एक इंटरनल सारी विधानसभाओं में यात्रा करेंगे। और राहुल जी के संदेश को लेकर के, इस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि वो जन जन तक जाए और इसके प्रभाव को बताने की भी बात करें और इसके प्रभाव को आगे तक ले जाने की भी बात करें। हम इस यात्रा को यहीं नहीं छोड़ सकते हैं, और जब हमारी ये यात्रा पूरी हो जाएगी तो हमारी पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमारे नेता ने कहा है, कि फिर एक यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी अटक से लेकर कटक तक भी होगी। ऐसी बात नहीं है। तो यात्राएं प्रदेश में अलग तरीके से होंगी, अलग अलग होंगी, और देश की यात्रा तो हो ही रही है। एक बात हो ही रही है, ये हमारे साथ में सुरेश राजपूत जी कह रहे हैं। मुझे जाना अजय विष्णु जी के पास है, लेकिन कांग्रेस के इस दावे के संदर्भ में एक पत्रकार का नजरिया क्या है, इसके लिए मैं श्रवण जी के पास जाना चाहता हूँ। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी की मेहनत का प्रतिफल के लिए काम कर रही है, या एक चमत्कार की उम्मीद में है? जो ऐसा मैंने सुरेश जी से पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर तक पहुंचेगी, देश टूट पड़ेगा। अरे आप कहां थे कांग्रेस? आपको हमें सत्ता के शीर्ष पर ले जाना है, भाजपा को अपदस्थ करना है। ऐसे चमत्कार की उम्मीद में तो नहीं है कांग्रेस। क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, मैं पिछले 30 दिनों का जो जब से यात्रा निकली है और उसके बाद से कांग्रेस को जो देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहीं खड़ी है जहां से राहुल गांधी ने कांग्रेस को दिल्ली में छोड़ा था, बल्कि कांग्रेस थोड़ा पीछे हो गई है। वो अध्यक्ष पद के चुनाव में जो हुआ, या राजस्थान में जो चल रहा है कांग्रेस में, वो मुझे थोड़ा सा निराशा वाला लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि, जो मैंने पहले भी कहा है 1-2 जगह,
कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी तो बहुत ताकतवर होकर और एक उनकी छवि एक अलग किस्म की बनकर उभरे और कांग्रेस जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहे। या 5 से 5 महीने बाद जब राहुल गांधी लौटे तो उनको लगे कि कांग्रेस को जहां छोड़ गए थे वहां से और नीचे चली गई है। कांग्रेस जब तक यात्रा के समानांतर कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेगी, नेतृत्व प्रदान नहीं करेगी, तो इस यात्रा को भी फायदा नहीं होगा, राहुल गांधी को भी नहीं होगा। मैं ये मानना चाहता हूं, मेरा एक यकीन है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के नेता नहीं रहे और वो कांग्रेस के नेता नहीं रहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस से अपने आप को मुक्त कर लिया है, पर कांग्रेस राहुल गांधी को मुक्त नहीं करना चाहती। वो कांग्रेस राहुल गांधी को बंधक बनाए रखना चाहती है। तो नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो राहुल गांधी की यात्रा का, राहुल गांधी के नेतृत्व का, राहुल गांधी जो सहानुभूति अर्जित कर रहे हैं देश में, उसका फायदा लेने की अगर कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा नहीं। कांग्रेस का कोई फायदा होने वाला नहीं। श्रवण जी इस टिप्पणी के साथ में, श्रवण जी की टिप्पणी के निहितार्थ इतिहास से जुड़े हुए हैं। एक शख्स हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी समय आने पर अपने आप को कांग्रेस से मुक्त कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस की ताकत बने रहे थे। क्या राहुल गांधी के संदर्भ में श्रवणगिरी जी ऐसी संभावना देख रहे हैं? एक सवाल है। लेकिन मैं अजय विष्णु जी के पास में एक दूसरे सवाल को लेकर जाना चाहता हूँ। अजय विष्णु जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि आपके 2 दशक की मेहनत पर पानी फिर रहा है? 2 दशक भाजपा ने कितनी मेहनत की इस देश को ये समझाने की कि राहुल गांधी एक अगंभीर व्यक्तित्व है, राहुल गांधी एक अगंभीर राजनीतिज्ञ है। अब वो ये भय उत्पन्न नहीं हो रहा है कि आपके 2 दशक की मेहनत पे हो क्या रहा है? जिस राहुल गांधी के संदर्भ में विदेश यात्रा को लेकर आप चर्चा किया करते थे, वो राहुल गांधी अपनी पदयात्रा को लेकर चर्चा में है। राहुल गांधी के संदर्भ में आपको उम्मीद थी 1 दिन या 2 दिन उसके बाद में वो एसी कार में बैठे हुए दिखेंगे और अपन उसकी फोटो ट्वीट करेंगे, और ये तो 700 किलोमीटर चल लिया शख्स और अभी भी पूरी रफ्तार से चल रहा है। बाकी साथी पीछे रह जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की रफ्तार नहीं रुकती है। लोग भी आ रहे हैं, जुट रहे हैं, भीड़ जुट रही है। एक शख्स जिसे आपने पप्पू के तौर पर बताना चाहा, बादल सरोज जैसा मजा हुआ राजनीति की यहाँ पर कहने को मजबूर हो गया कि पप्पू पास हो गया। कितना बेचैन कर रहा है अजय विष्णु जी अपने 2 दशक की मेहनत पे पानी फिरना? हिमांशु जी हिमांशु जी, राहुल गांधी जी ने देश विदेश में जब जहां गए हैं और जिस प्रकार की चर्चाओं और टिप्पणियों में भाग लिया है, उसकी जो प्रतिक्रिया आम जनता में जब हिंदुस्तान में होना थी, वो प्रतिक्रिया में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। अभी हम सिर्फ राहुल गांधी को अगंभीर मानते थे, अनियोजित मानते थे, पर अब जिस तरीके से इस यात्रा का नियोजन दिख रहा है वो बिल्कुल अनियोजित दिख रहा है। उसके पीछे कोई भाव नहीं दिख रहा है, कोई उसको चलाने वाला नहीं दिख रहा है, कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा है। बस वो एक यात्रा है, यात्रा के रूप में चले जा रहा है। यात्रा में हमें संदेश क्या देना है, यात्रा में हमको राहुल गांधी से कहलवाना क्या है, उसका जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी स्टडी करके हमको उन भाव को बदलना है, विचारों को बदलना है, भाषणों को बदलना है। ऐसी जो एक पूरी की पूरी मशीनरी को काम करना चाहिए था, वो मशीनरी कहीं दिख नहीं रही है। फिर ऐसे ही लग रहा है कि उस मशीनरी का काम सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ को इकट्ठा कर लिया जाए, खाने पीने रहने ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए। पर राहुल गांधी तो वही पुराने मुद्दे बार बार उठाते हैं, फिर वही राफेल की बात करते हैं, वही महंगाई की बातचीत करते हैं। अरे जब महंगाई की बातचीत करते हैं तो पूरी दुनिया भर के मुकाबले में हिंदुस्तान में महंगाई कम है, इस बात की तुलना करने की जरूरत है। यदि हम जीडीपी की बातचीत करें तो दुनिया भर के मुकाबले में जीडीपी हिंदुस्तान के अंदर कम गिरी है, हम इसकी बातचीत भी कर सकते हैं। यदि आज की तारीख में हमने इंग्लैंड और यूके की जो इकोनॉमी को पीछे छोड़ के अपनी इकोनॉमी को आगे और ऊपर लेके गए हैं, इसकी बातचीत भी हम कर सकते हैं। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, इसकी चर्चा वो नहीं करेंगे, वो करना भी नहीं चाहिए। उनको बुराई करना चाहिए, बुराई करना उनका हक है, अधिकार है, वो करते रहें। पर कोई नए मुद्दे तो लाएं, नए बिंदु तो लाएं, कोई नई चर्चा तो करें, कोई नई भाषा तो बोले, जिससे कि जनता उनके साथ जुड़े या उनके कार्यकर्ता ही जुड़ जाए।
उनके कार्यकर्ता देश भर में जिस तरीके से कह रहे थे आसाम, बिहार, उड़ीसा, हमने यहाँ मध्य प्रदेश में उनकी यात्राएं देखी हैं, वो यात्राएं सिर्फ रसम अदायगी हैं। कुछ 10, 25, 50 लोग निकल पड़ते हैं, खास उनके नेता ही उसमें रहते हैं, जनता का उसमें जुड़ाव कहीं दिखता नहीं है, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का जुड़ाव कहीं नहीं दिखता है, कोई उबाल नहीं दिखता है। जब तक वो कोई उबाल पैदा करने वाली बातचीत नहीं करेंगे, बात छोड़िए जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में यदि उबाल पैदा नहीं कर पाए तो उनकी ये यात्रा फिजूल होगी, उनका ये परिश्रम व्यर्थ होगा। अजय मिश्र जी, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि कोई नए मुद्दे पैदा करें। भाई सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं, राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि देश विनाश के रास्ते बढ़ जा रहा है। देश लगातार अपने आम आदमी की जरूरतें पूरी करने में विफल हो रहा है। हम गरीबी रेखा में अपने लोगों को और ज्यादा नीचे ले आ रहे हैं। हमारे देश में अभी भी लोग अनुकंपा के आधार पर अनाज पाकर जिंदा रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जब इन मुद्दों के समाधान नहीं निकले तो आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी किस पे बात करें? राहुल गांधी बताएं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ गया है, इसे राहुल गांधी को अपने भाषण में बोलना है। क्या राहुल गांधी इस बात को बताएं कि देश की सीमाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितनी सुरक्षित हो गई है कि चीन 2 साल से आकर अंदर डटा हुआ है, अभी तक वापस नहीं लौटा है? ये राहुल गांधी को बोलना है। बोलने की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अजय मिश्रा जी? जो आपका बार बार तर्क है कुछ नए मुद्दे तो लाए, वो नए मुद्दे क्या होने चाहिए? क्या विपक्ष का नेता बोले जो अजय मिश्रा जी को लगता है, अजय मिश्रा ने स्वयं अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष की सियासत करते हुए जिया है, वो अजय मिश्रा जी बताए तो सही, विपक्ष के नेता को बोलना क्या चाहिए? बिल्कुल उनको यही कहना चाहिए और कह रहे हैं, परंतु ये भी तो देखें कि जनता क्या उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बात उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सब बातें कही थी, पर जनता ने उनको नकार दिया, मोदी जी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के या दूसरे प्रदेशों के चुनाव हुए, वहां पर भी जनता ने इनको स्वीकार कर दिया, मोदी जी को स्वीकार कर लिया, बीजेपी को स्वीकार कर लिया। तो इनकी बातों में गहराई है, आम जनता को चुभती नहीं है। जो कुछ मोदी जी, इनको लगता है बेरोजगारी है, आम जनता को चुभ रही है, पर आम जनता को बेरोजगारी चुभ नहीं रही है। आम जनता आज भी मोदी जी के ऊपर भरोसा करके बैठी है कि बेरोजगारी को दूर करेगा तो कोई मोदी जी। एक सवाल करना चाहता हूं। जनसंघ अस्तित्व में आया 1951-52 में, तब से लेकर लगातार आपने अपने मुद्दे कायम रखे और जनता के द्वारा लगातार नकारे गए। तो आपने अपने मुद्दे बदल दिए थे क्या? क्यों आप राहुल गांधी के संदर्भ में चाहते हैं कि इन्होंने 2019 में भी ये मुद्दे लिए थे, जनता ने नकार दिया? आप 40 साल, 50 साल, 60 साल तक अपने मुद्दों पर लड़ रहे, और वो अजय मिश्रा, वो जनसंघ, वो भाजपा के लोग आज चाहते हैं कि चुनाव क्या हार गए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, अपने मुद्दे बदल दे। न्याय कर रहे हैं आप? नहीं, हमने मुद्दे तो नहीं बदले थे, पर हमने उसकी सोच और दिशा बदली थी। हमने नेतृत्व बदला था और जनता के बीच में जाने के तरीकों को बदला था और जनता को अपने साथ जोड़ा था। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि चाहे आडवाणी जी की यात्रा रही हो, उसके कारण जनता हमारे साथ जुड़ी। नेतृत्व परिवर्तन करके हम जब मोदी जी को आगे लेकर आए, उसके कारण जनता जुड़ी और आज जुड़ती चली जा रही है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे जिनकी बातचीत कांग्रेस की आज की तारीख में कर रही है, तो वो मुद्दे भी आज जनता जो है उनको, उनकी आवाज पे स्वीकार करने तैयार नहीं है। आज भी उस जनता को, आम जनता को यह विश्वास है इन सारी चीजों से निजात यदि कोई दिला सकता है तो सिर्फ मोदी दिला सकता है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती चली जा रही है, कांग्रेस की आवाज अनसुनी होती चली जा रही है। अजय मिश्रा जी कमाल की टिप्पणी की, बोले हमने मुद्दे नहीं बदले, हमने नेतृत्व बदला, तरीके बदले। क्या बादल सरोज जी अजय मिश्रा जी की इस दलील से सहमत है? या बादल सरोज जी का अपना उस दौर का राजनीतिक अनुभव कहता है बात बेमानी है? कितना लंबा दौर चला अटल आडवाणी का, अजय मिश्रा जी इतनी सहजता से कह दिया हमने अपना नेतृत्व बदल दिया, सही कह दिया? देखिए, अटल जी जब तक शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं हुए थे, तब तक अटल जी से बड़ा कोई नेता नहीं था और उनके बदलने के बारे में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस सोच नहीं सकती थी। लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ जो हुआ है वो इतिहास में दर्ज है। इसलिए ये कहना कि नेतृत्व बदल दिया था, मुद्दे नहीं बदले थे, मुझे लगता है कांग्रेस में भी नेतृत्व बदला गया, लेकिन कांग्रेस को तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए केवल घोड़े बदलने से काम नहीं होता, वो घोड़ा किस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा में, उस दिशा में हम कितना मोबिलाइजेशन कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त हुई है, वो बढ़त इस सवाल पर हुई है कि उन्होंने उन मुद्दों को छोड़ दिया जो मुद्दे आज ये बता रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बेरोजगारी दत्तात्रेय होसबोले साहब के लिए मुद्दा है, लेकिन इनके लिए मुद्दा नहीं है। वो चिंतित हैं, लेकिन ये चिंतित नहीं है। खैर, वो एक अलग इशू है।
तब ये जो मांग उठाया करते थे महंगाई की और कंट्रोल किया राशन की वगैरह वगैरह, वो छोड़ के उन्होंने सीधे से आधे एक ऐसे मुद्दे को लिया था जो उन्माद और मोबिलाइजेशन करने वाला था, जिसपे वो कामयाब हुए थे। इसलिए मुद्दा बदलने से जाहिर सी बात है कि आप राजनीति में माइलेज ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप महत्वपूर्ण में छूट गई थी मेरे से बीच में, और वो ये थी कि ये जो नब्ज पे हाथ रखने वाली बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये भी एक पुराना मुहावरा हो गया है। आजकल राजनीति नब्ज पे हाथ रख के नहीं होती, ईडी और सीबीआई का रिमोट किसके हाथ में है इसके आधार पे होती है। इसलिए ये जो पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और फलाने अध्यक्ष और ढिकाने अध्यक्ष अभी और जाएंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई पर के रिमोट पर उनका बहुत सख्त ये बादल जी का कटाक्ष है, जिस तक पहुंचना है पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे ये कार्यक्रम समाप्त करना है और आखिरी टिप्पणी के लिए मुझे श्रवण जी के पास एक बार फिर आना है। श्रवण जी, इस यात्रा की सफलता असफलता के संदर्भ में हम आगे भी बात करते रहेंगे, पर क्या ये अपने आप में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सफलता नहीं है? एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस देश में अपने आप को चर्चा के केंद्र में लाने में सफल रही। राहुल गांधी के इस पदयात्रा के मसले पर देश में एक व्यापक जनमानस ये जानना, समझना, बूझना चाहता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस संदर्भ में कांग्रेस चूक रही है? राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं ये उस तरीके से नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी की बात पहुंच रही है? नहीं, राहुल गांधी की बात को पहुंचना अभी बाकी है हिमांशु जी। दिक्कत यह है कि कांग्रेस का पूरा जो तंत्र है वो इस समय ध्वस्त हो चुका है और किसी भी प्रदेश में कांग्रेस है नहीं जो राहुल गांधी की बात को ठीक से पहुंचा सके। तो अब जो एक नई कांग्रेस जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, वो अगर कुछ कर पाए, नए लोग अगर पैदा हों, वो कुछ कर पाए और कुछ नेतृत्व परिवर्तन हो, वो कुछ कर पाए, तो जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 अध्यक्ष अपॉइंट किए हैं अलग अलग जगह, अगर आपने गौर किया हो जी, तो चीजें जी तो मेरा ये मानना है कि एक शुरुआत अगर हो रही है कांग्रेस में, आपको 2 चीजें हिमांशु जी मानकर चलना चाहिए, वो नागरिकों को भी पता चलना चाहिए कि आज भी इतने सालों के बाद भी पूरे देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक केवल और केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी, मतलब अगर आप उसका कैचमेंट एरिया देखें और भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया देखें तो आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि जो बीजेपी का वोट शेयर है या सीटें हैं वो कहां से मिलती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की सहानुभूति है और लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में। कांग्रेस अगर मजबूत होती है किसी भी तरीके से एक राष्ट्रीय दल के रूप में, एक विपक्ष के रूप में, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की ताकत क्या है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है? उनकी ताकत है देश को विभाजित करना, देश में हिंदू मुस्लिम करना और पोलराइजेशन करना। अब अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी और बादल सरोज जी की पार्टी भी और तमाम विपक्षी दल भी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस चीज पर आ जाएं कि उनको भी वही काम करना है, तो फिर आप बताइए कि देश में बचेगा क्या। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की अब लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, उसको ऐसा बहुत आसान नहीं है। ये जो आपने कहा कि 2 सीटों से इतनी सीटों पर आ गई, तो आप ये बताएं कि लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा किस काम के लिए थी? उनकी यात्रा क्या भारत जोड़ने के लिए थी कि अयोध्या के लिए थी और मंदिर के लिए थी? तो इसलिए थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी की यात्रा इस देश में अभी किस काम के लिए चल रही है। वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए चल रही है, वो मेजॉरिटी की ताकत को दिखाने के लिए चल रही है। तो क्या कांग्रेस को भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए कि अपनी सीटों को बहुमत में बदल देना चाहिए? तो कांग्रेस अगर उस दिन ऐसा कर लेगी तो बहुत सारी चीजें, ये यात्रा का उद्देश्य हिमांशु जी थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा।
और ये लड़ाई जो है वो बहुत अलग किस्म की लड़ाई है। ये तो बहुत श्रवण आसानी जी कह रहे हैं इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को समझना पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा श्रवण जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपने जो आखिरी बात कही उसी में ही सुरेंद्र राजपूत जी के लिए संदेश है और उनकी पार्टी के लिए संदेश है। श्रवण जी कह रहे हैं इस यात्रा के उद्देश्य को लोगों को समझना पड़ेगा, पर लोग समझेंगे कैसे? जब कांग्रेस पार्टी समझाएगी तभी तो समझेंगे। 30 दिन के अंतर्गत एक बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी के रूप में एक संजीदा राजनीतिज्ञ देश को उपलब्ध हो रहा है, ऐसी उम्मीद जगी। लेकिन ये उम्मीद पार्टी के संदर्भ में भी बन पाए, इसके लिए हर कांग्रेस को वो मेहनत करने की जरूरत है। अब कांग्रेसी इस उम्मीद के साथ है कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंचेंगे और उसके साथ में देश में सत्ता पलट हो जाएगा, तो शायद ये उम्मीद कुछ जरूरत से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये दोनों इस दौर में करिश्माई शख्सियत और पार्टी के तौर पर मौजूद है, इसलिए मुकाबला काफी जटिल है। इस मुकाबले के लिए केवल राहुल गांधी का पैदल चलना मात्र पर्याप्त नहीं है, इसके साथ में पार्टी के हर व्यक्ति को अपना योगदान देने की जरूरत है। क्या कांग्रेसी ये योगदान देने के लिए तैयार है? इस पर हमारी निगाह रहेगी। पर इतना तय है, इस 30 दिन में इस यात्रा को लेकर कई सवालों के उत्तर मिल गए, पर अभी भी कई सवाल है जिनके उत्तर मिलना बाकी है। उन उत्तरों के लिए हम लगातार इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो कमाल की प्रासंगिक पंक्तियां इस जज्बे के लिए कि लहरों से डर करनों का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी ने एक कमाल की पंक्तियां दी थी। तो राहुल गांधी को ये पंक्तियां शायद याद हो गई, पर बाकी कांग्रेसियों को याद हुई? इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, देखें आने वाले समय में कांग्रेसी हमारे सवाल का क्या उत्तर देते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना है, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए